नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही कक्षाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम राजस्थान की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यता बागौर सभ्यता का अध्ययन करेंगे और बागौर सभ्यता के साथ साथ ही भीलवाड़ा में मिलने वाली अन्य सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण सभ्यता है बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता। दोस्तों, सभ्यताओं को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सभ्यताओं को हमें 3-4 आयामों को ध्यान में रखकर पढ़ना होगा कि यह सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसका कालक्रम क्या है, इसका उत्खनन एवं खोज किसने की थी और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों बागौर सभ्यता की। तो बागौर सभ्यता दोस्तों मिली है भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है बागौर सभ्यता के बारे में, यह कहाँ मिली है? भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील। भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील पहली इंपॉर्टेंट चीज है। भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली तो भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील और दूसरी कहां विकसित हुई थी सभ्यता? यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब हम बात करते हैं सभ्यता के उत्खननकर्ताओं की। तो यदि इस सभ्यता के हम उत्खनन की बात करें दोस्तों, तो इस सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग ने करवाया था और डॉक्टर LS लेसानी जो दक्कन कॉलेज पुणे के थे और डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र जो राजस्थान सरकार से थे, इन दोनों के संयुक्त निर्देशन में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। तो जो उत्खनन का कार्य किया गया है वो राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग, राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग, राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग और दक्कन कॉलेज पुणे, दक्कन कॉलेज पुणे, इन दोनों के निर्देशन में हुआ है दोस्तों। और जो राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग से जो व्यक्ति थे उनका नाम है डॉक्टर VN मिश्र। डॉक्टर VN मिश्र ने अन्य सभ्यताओं का उत्खनन किया दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना होगा कि बागौर सभ्यता का उत्खनन भी राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग के निर्देशन में किसने किया है? डॉक्टर VN मिश्र। और दक्कन कॉलेज जो पुणे थी इनके थे डॉक्टर LS लेसानी। डॉक्टर LS लेसानी, इन दोनों के संयुक्त निर्देशन में दोस्तों उत्खनन हुआ है किस सभ्यता का? बागौर सभ्यता का। एक बार फिर दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां हैं बागौर सभ्यता के बारे में। बागौर सभ्यता कहां मिली है? भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में। उसके बाद यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका जो उत्खनन किया गया है वो राजस्थान राज्य पुरातात्विक विभाग और दक्कन कॉलेज पुणे के संयुक्त नेतृत्व में किया गया है। और किन किन ने किया है? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, VN मिश्र और डॉक्टर LS लेसानी के संयुक्त निर्देशन में हुआ। इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखने होंगे, VN मिश्र और डॉक्टर LS लेसानी। VN मिश्र थे राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग की ओर से और डॉक्टर LS लेसानी थे दक्कन कॉलेज पुणे की तरफ से। तो ये इसका हो गया उत्खनन। उत्खनन के बाद दोस्तों हम बात करते हैं, जब इसका उत्खनन हुआ था तो बागौर सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है ये 3 स्तरों में हुआ है।
मैंने आपको जो सभ्यताएं बताई हैं इससे पहले भी, उनमें भी आपको स्तर बताए थे। जैसे कालीबंगा बताई थी कि कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो 2 टीले प्राप्त हुए थे। उन 2 टीलों को उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था। आपको स्तर याद रखने होंगे कि किस सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है। इसी प्रकार बागोर सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है वो 3 स्तरों पर किया गया है। तो इस सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया। इस सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया। इंपॉर्टेंट है, 3 स्तरों पर किया गया। 3 स्तरों पर किया गया है। अब तीनों स्तर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्तर थे। प्रथम स्तर, यदि हम दोस्तों प्रथम स्तर की बात करें तो जो इसका प्रथम स्तर था वो था दोस्तों 3000 ईसा पूर्व से और 2000 ईसा पूर्व तक। प्रथम स्तर में जो उत्खनन किया गया है, प्रथम स्तर में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 3000 ईसा पूर्व से और 2000 ईसा पूर्व के मध्य के हैं। उसके बाद उत्खनन किया गया था द्वितीय स्तर का, द्वितीय स्तर। और द्वितीय स्तर का दोस्तों जो उत्खनन किया गया था उसमें हमें 2000 ईसा पूर्व से, 2000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व के मध्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों तृतीय स्तर। और तृतीय स्तर में उत्खनन किया गया था, तृतीय स्तर से हमें 500 ईसा पूर्व के बाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 3 स्तरों में उत्खनन किया गया है बागोर सभ्यता का। जो प्रथम स्तर था, ये प्रथम स्तर था 3000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य। जो द्वितीय स्तर था ये 2000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व के मध्य था। और तृतीय स्तर जो है वो 500 ईसा पूर्व के बाद के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद है इसका उत्खनन किसने किया दोस्तों? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर एलएस लैसानी के संयुक्त निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया। उसके बाद दोस्तों इस सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है? इस सभ्यता का उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया है। प्रथम स्तर 3000 से 2000 के मध्य था, द्वितीय स्तर 2000 से 500 के मध्य था और तृतीय स्तर 500 ईसा पूर्व के बाद का है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ की विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं दोस्तों बागोर सभ्यता की विशेषताएं। यदि हम बागोर सभ्यता की विशेषताएं की बात करें दोस्तों तो आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का सामान्य परिचय वाला लेक्चर याद आ रहा होगा। उसमें हमने पार्ट वाइज आपको बताए थे कि पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है। दोस्तों जो बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मध्य पाषाण कालीन अवशेष हैं। और मैंने आपको विस्तार से बताया था कि मध्य पाषाण काल में क्या शुरू हो गया था? पशुपालन शुरू हो गया था। उसके बाद कृषि शुरू हो गई थी। तो राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? बागोर भीलवाड़ा से मिलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस सभ्यता में मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, या मध्य पाषाण काल युग के अवशेष किस सभ्यता में पाए जाते हैं? तो दोस्तों बागोर सभ्यता से मध्य पाषाण कालीन, क्योंकि यदि मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष यहां से नहीं मिलेंगे तो यहां से हम कह ही नहीं सकते कि यहां से पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल का और पशुपालन का दोनों का संबंध है। तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पहली विशेषता की बात करते हैं तो यहां से मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज, यहां से मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण एवं वस्तुएं प्राप्त हुई है। पहली विशेषता है यहां से हमें मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। यहां से लघु पाषाण उपकरण का मतलब पत्थर के छोटे छोटे उपकरण, माइक्रोलिथिक उपकरण यहां से हमें मिले हैं और वस्तुएं प्राप्त हुई।
उसके बाद दोस्तों देखिए, जो यहाँ का मानव था वो प्रस्तर या पत्थर के औजार बनाया करता था। इस कारण बागोर सप्ताह को आदम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट है कि पत्थर के जो औजार थे वो बनाता था बागोर सप्ताह का मानव। आपको पता होगा प्रागैतिहासिक काल में ही प्रस्तर युगीन मानव ने निवास किया था और वहां का मानव भी पत्थर से अपने उपकरण बनाता था। वो शुरू में भोंडे होते थे लेकिन धीरे धीरे उनको वो नुकीला करता चला गया था। तो यहाँ का जो मानव था वो भी पत्थर या प्रस्तर से अपने औजार बनाता था। इसी कारण बागोर सभ्यता को आदम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो अगली विशेषता है यहाँ का मानव, यहाँ का मानव पत्थर, यहाँ का मानव पत्थर या प्रस्तर एक ही बात है। यहाँ का मानव पत्थर या प्रस्तर से अपने हथियार एवं औजार, अपने हथियार एवं औजार बनाता था। इसलिए बागोर को आदिम संस्कृति का, इसलिए बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय, इसलिए बागोर को आदिम संस्कृति मतलब आदि मानव, और आदि मानव शुरू में क्या करता था, पत्थर के ही औजार बनाता था। इस कारण बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट आएगा और आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस सभ्यता को आदम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का क्या कहा जाता है दोस्तों, संग्रहालय कहा जाता है। और यहाँ का जो मानव था वो पत्थर या प्रस्तर से अपने हथियार एवं औजार बनाता था। इसके बाद दोस्तों बागोर से एक टीला प्राप्त हुआ है और सर्वाधिक खुदाई उस टीले की गई है और बागोर सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और बागोर सभ्यता से सर्वाधिक अवशेष उसी टीले से प्राप्त हुए हैं और उस टीले का नाम है महासतियों का टीला। अब आपसे ये पूछ लेगा कि महासतियों का टीला किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो यह अगली विशेषता है, यहां से महासतियों का टीला, यहां से महासतियों का टीला, यहां से महासतियों का टीला प्राप्त हुआ है। महासतियों का टीला प्राप्त हुआ है जो बागोर सभ्यता के बारे में, जो बागोर सभ्यता के बारे में, बागोर सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है, महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता। तो बागोर सभ्यता के बारे में सर्वाधिक जानकारी, सर्वाधिक अवशेष, महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है दोस्तों वो मिलती है महासतियों का टीला। और महासतियों का टीला किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, बागोर सभ्यता से। तो इंपॉर्टेंट विशेषताएं, यहां से मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण उपकरण और वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ का मानव पत्थर से अपने हथियार एवं औजार बनाता था। इस कारण बागोर को क्या कहा गया है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, यहां से महासतियों का टीला प्राप्त हुआ है और इसी महासतियों के टीले से बागोर सभ्यता के बारे में सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहां से हमें क्या मिलेंगे, राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, बागोर से मिले हैं। तो अगली विशेषता है बागोर से राजस्थान में, बागोर से राजस्थान में कृषि और पशुपालन के, बागोर से राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि एवं पशुपालन के इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोस्तों अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता की हम बात करते हैं यहाँ के आभूषणों की, कि बागोर सभ्यता जो आभूषण थे वो किसके बने होते थे। दोस्तों बागोर सभ्यता के जो आभूषण होते हैं ना
उनमें मोतियों का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। गले का हार, कान की लटकन यहां से प्राप्त हुई है और इसमें सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? मोतियों का प्रयोग किया गया है। तो आभूषण में सर्वाधिक मात्रा में मोतियों का प्रयोग, सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया गया है? मोतियों का प्रयोग। गले के हार एवं कानों की लटकन में, जो महिलाएं पहनती हैं कान की लटकन, बाली टॉप्स जो होती है, तो गले के हार एवं कानों की लटकन में मोतियों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है। बहुतायत मात्रा में प्रयोग। तो दोस्तों आभूषणों में सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया गया है? मोतियों का प्रयोग किया गया है। और गले के हार और कानों की जो लटकन है उनमें बहुतायत मात्रा में किसका उपयोग किया गया है? मोतियों का उपयोग किया गया है। तो ये आभूषण थे कहाँ के? बागौर सभ्यता के। दोस्तों बागौर सभ्यता की विशेषताओं को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो बागौर सभ्यता से हमें क्या प्राप्त हुआ है? मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण उपकरण एवं वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता थी, यहाँ का जो मानव था वो पत्थर से अपना औजार बनाता था। इस कारण बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। और यहाँ से टीला प्राप्त हुआ है, महासतियों का टीला। उसके बाद यहाँ से हमें कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आभूषणों में मोतियों का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आभूषणों के बाद यहाँ के मकानों की बात करते हैं कि बागौर सभ्यता में जो मकान हुआ करते थे वो किस प्रकार हुआ करते थे। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बागौर सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ है? 3 स्तरों पर हुआ है। और बागौर सभ्यता के जो 2 स्तर हैं, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर से हमें मकानों के अवशेष मिले हैं। जो यह मकान बनाया जाता था, मकान निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था और जो फर्श होती थी उस फर्श पर भी पत्थरों को ही समतल करके जमाया जाता था। दोस्तों मैंने आपको एक सभ्यता और बताई थी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा कि एक सभ्यता और है और उस सभ्यता में भी बहुतायत मात्रा में भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया गया था। और यहां भी बागौर में भी किसका उपयोग किया गया है दोस्तों? पत्थरों का उपयोग किया गया है। तो बागौर सभ्यता के द्वितीय एवं तृतीय स्तर से, बागौर सभ्यता के द्वितीय एवं तृतीय स्तर से, बागौर सभ्यता के द्वितीय एवं तृतीय स्तर से मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वितीय एवं तृतीय स्तर से मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मकान निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया, इंपॉर्टेंट है। मकान निर्माण में किसका उपयोग किया गया दोस्तों? पत्थरों का उपयोग। मकानों की फर्श में भी, मकानों की फर्श में भी पत्थरों को समतल करके जमाया गया। पत्थरों को समतल करके, पत्थरों को समतल करके जमाया गया, इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक साथ पढ़नी है सभ्यताएं, जिन जिन सभ्यताओं में पत्थरों का प्रयोग किया गया उनको एक साथ कर लो। जब सवाल पूछेगा तो सबको तो एक साथ देगा नहीं हो। अब जैसे जो सभ्यता आपको पता है और वो ऑप्शन में है ही नहीं, दिक्कत आ जाएगी ना आपको। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किन किन सभ्यताओं में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो यहां से दोस्तों बागौर के जो द्वितीय स्तर है, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज से हमें जो मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है और फर्श में क्या किया गया? पत्थर को समतल करके जमाया गया है। तो ये हो गए मकान। मकानों के बाद दोस्तों हम बात करते हैं बागौर सभ्यता के
मृद भांडों की, कि भागोड़ सप्ताह के मृद भांड कह दूंगा मैं, या कहीं कहीं दोस्तों इनको मैं कहूंगा मृद पात्र, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो हम बात करते हैं मृद भांड या मृद पात्रों की। तो दोस्तों यहाँ के जो मृद भांड थे वो द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर से प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्तर के जो मृद भांड थे ना दोस्तों, वो कुछ मटमैले थे, वो मोटे थे और वो जल्दी टूटने वाले थे। लेकिन जो तृतीय स्तर के मृद भांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों, पतले थे और टिकाऊ थे। तो मृद पात्रों के अवशेष द्वितीय एवं तृतीय स्तर से कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? द्वितीय स्तर से और तृतीय स्तर से हमें किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? मृद भांडों के। तो द्वितीय स्तर के मृद भांड थे ना, ये मटमैले मोटे व जल्दी टूटने वाले। जो द्वितीय स्तर के मृद भांड थे ये दोस्तों कैसे थे? मटमैले थे, मोटे थे और जल्दी टूटने वाले थे। जबकि तृतीय स्तर के मृद भांड कैसे थे? पतले एवं टिकाऊ। द्वितीय स्तर के मृद भांड कैसे थे दोस्तों? पतले थे और टिकाऊ थे। तो याद रखना आपको, मृद भांडों में द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर से मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और जो मृद भांड थे, जो द्वितीय स्तर के मृद भांड हैं, ये मटमैले थे, मोटे व जल्दी टूटने वाले थे। और तृतीय स्तर के जो मृद भांड हैं दोस्तों, ये पतले थे और टिकाऊ थे। यहां से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो किस रंग के थे? लाल एवं काले रंग के मृद भांड। लाल एवं काले रंग के मृद भांड यहां से प्राप्त हुए। तो लाल एवं काले रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं कौन कौन से स्तर से? द्वितीय स्तर से और तृतीय स्तर से। मृद भांडों के बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ के समाधान की। हमने हर सभ्यता के समाधान की बात की, जैसे कालीबंगम हमने समाधान की बात की। जोड़कर पढ़ना इनको आपस में, तभी सभ्यता समझ में आएंगी, नहीं एक दूसरे में घुस जाएंगी ये। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़कर पढ़िए, बड़े हिसाब से अच्छे तरीके से रणनीति बनाकर जब इनका अध्ययन करोगे, दिमाग को खुला रख के जब इनका अध्ययन करोगे तो बहुत ही आनंद आएगा इनको पढ़ने में। और तब आप घास काटोगे, एक पढ़ ली, एक को दूसरे से आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो समस्याएं पैदा होंगी निसंदेह। तो समाधान हमने कालीबंगम पढ़ा, हर सभ्यता में हमने समाधान पढ़ा है, तो समाधान हम यहां भी पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहां जो समाधान था दोस्तों, यहां से हमें 5 कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं। अब जब हमें 5 कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं, उन 5 कंकाल तंत्रों के आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि यहाँ क्या हुआ होगा, समाधान की प्रथा प्रचलित थी। तो समाधान में हम बात करते हैं दोस्तों, यहां से 5 कंकाल, यहां से 5 कंकाल प्राप्त हुए। समाधान की हम बात कर रहे हैं, तो यहां से कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? यहां से 5 कंकाल प्राप्त हुए। यहां से 5 कंकाल प्राप्त हुए। अब देखिए, जब 5 कंकाल प्राप्त हुए हैं, अब जब ये मिले थे ना हमको कब्रों में, तो ये हमको मिले थे दोस्तों दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पश्चिम दिशा में मिले थे। इनका जो समाधान इंपॉर्टेंट है, इनका जो समाधान किया गया था, जब ये हमको कब्र की खुदाई की गई तब ये हमको लेटे मिले थे ना दोस्तों। इनकी दिशा क्या थी? इनकी दिशा थी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम। कितने कंकाल मिले हैं? 5 कंकाल, जिनका जो समाधान किया गया था वो किस दिशा में किया गया था? दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। इनकी और जो टांगे थी वो समेटी जाती थी, टांगे इनकी समेटी जाती थी। टांगों को समेटकर दक्षिण पूर्व में और उत्तर पश्चिम में इनका क्या किया गया था? समाधान किया गया था दोस्तों। लेकिन जो तृतीय स्तर प्राप्त हुआ है, तृतीय स्तर में जो टांगे थी, उन टांगों को क्या कर दिया गया? सीधा, टांगे सीधी रखी गई। तृतीय स्तर में टांगे सीधी रखी गई और जो समाधान किया गया है ये उत्तर से दक्षिण की ओर किया गया है। तृतीय स्तर में दिशा क्या प्राप्त हुई है? उत्तर से और दक्षिण। तो द्वितीय स्तर में जो समाधान किया गया था, यहां से हमें 5 कंकाल मिले थे। इन कंकालों के आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि यहां समाधान हुआ करता था। द्वितीय स्तर में जो समाधान हमें मिला है दोस्तों, उसकी टांगे को समेट दिया गया था और इसकी जो दिशा थी वो दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम थी। तृतीय स्तर में जो समाधान किया गया था उसकी टांगे सीधी रखी गई थी और ये समाधान की जो दिशा थी वो उत्तर से दक्षिण थी। हमें दोस्तों कई कब्रों पर ईंटें प्राप्त हुई हैं।
कई कब्रों से हमें क्या प्राप्त हुई हैं? ईंटें। और जब ईंटें प्राप्त हुई हैं तो इनसे हम अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति का जो संस्कार किया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उसके ऊपर क्या बनाई जाती थी? समाधि बनाई जाती थी। तो समाधि के प्रमाण भी हमें कहां से मिले दोस्तों? बागौर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण सभ्यता थी बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर एल.एस. लेसानी ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो इसका उत्खनन किया गया है वो 3 स्तरों में किया गया है। प्रथम स्तर 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक, द्वितीय स्तर था वो 2000 से 500 ईसा पूर्व तक था, तृतीय स्तर था वो 500 ईसा पूर्व के बाद था। उसके बाद हमने बात की थी इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता में जो बुलेट पॉइंट है ना, जो आपको हमेशा याद रखने हैं, उन बुलेट पॉइंटों में आपको याद रखने होगा कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है इसको। यहां से महासतियों का टीला प्राप्त हुआ है। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। फिर आपको आभूषणों में मोती सर्वाधिक मात्रा मिले हैं दोस्तों। फिर हमने बात की आगे मकानों की, तो मकान किससे बने थे? पत्थरों से बने थे। फिर हमने दोस्तों बात की समाधान की, तो द्वितीय स्तर में जो समाधान हुआ है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में हुआ है। तृतीय स्तर में समाधान हुआ है उत्तर से दक्षिण में हुआ है। कई कब्रों पर हमें ईंटें मिली है। ईंटों से अनुमान लगाया गया है कि यहाँ लोग क्या बनाते थे? समाधि बनाते थे। तो दोस्तों ये थी बागौर सभ्यता। इसके बाद हम भीलवाड़ा जिले की अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे। तो अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं में है दोस्तों इंपॉर्टेंट सभ्यता है, उसके बाद ओझाना सभ्यता और लाछुरा सभ्यता। ओझाना सभ्यता और लाछुरा सभ्यता भी हमें कहां से प्राप्त हुई है? भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। बात करते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण सभ्यता है जो भी भीलवाड़ा में मिली है, ओझियाना सभ्यता। ओझियाना सभ्यता ये महत्वपूर्ण सभ्यता है दोस्तों, ओझियाना सभ्यता। तो ओझियाना सभ्यता भी दोस्तों कहां प्राप्त हुई है? ओझियाना सभ्यता भी प्राप्त हुई है हमें कहां? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा में दोस्तों प्राप्त हुई है बदनौर। तो यह सभ्यता कहां प्राप्त हुई है? बदनौर। और बदनौर कहां है दोस्तों? बदनौर भीलवाड़ा में है। अब देखो दोस्तों इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता है ना, मैंने आपको बताई थी आहट सभ्यता। तो आहट सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ताम्रवती नगरी कहा गया था उसको। तो जो आहट सभ्यता है उसी सभ्यता के समान है ओझियाना सभ्यता। तो आपसे पूछ लेगा ये, और कई सभ्यताएं हैं जहां हमें आहट सभ्यता के अवशेष प्राप्त होंगे और उनमें से एक सभ्यता है ओझियाना सभ्यता। तो ओझियाना सभ्यता भी ताम्रयुगीन आहट संस्कृति से संबंधित ही एक स्थल है। आपसे पूछेगा वो कि आहट संस्कृति से संबंधित स्थल छांटिए, और जब ये सवाल पूछे जाएंगे और जो बच्चा इन सवालों को सही करके आएगा वो 1 लाख विद्यार्थियों से आगे निकलेगा सीधा। कंपटीशन का यही फंडा है दोस्तों, आपको उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपसे छुपी हुई है। तो ये जो स्थल है ओझियाना जो स्थल है ये ताम्रयुगीन आहट संस्कृति से संबंधित एक स्थल है। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है दोस्तों कि आहट संस्कृति के और जितने भी स्थल हैं सब नदी घाटियों के किनारे विकसित हुए हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि अधिकांश सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन ओझियाना एक ऐसी सभ्यता है जो पहाड़ पर विकसित हुई थी। सुपर इंपॉर्टेंट है। आहट संस्कृति से संबंधित सभी स्थल कहां पनपे थे? नदी घाटियों के किनारे। लेकिन पहाड़ पर पनपने वाली सभ्यता है कौन सी? ओझियाना सभ्यता। तो ओझियाना सभ्यता बदनौर भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। यह सभ्यता किस संबंधित है? यह सभ्यता ताम्रयुगीन आहट संस्कृति। यह सभ्यता ताम्रयुगीन आहट संस्कृति। यह सभ्यता ताम्रयुगीन आहट संस्कृति से संबंधित है। यह सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों? यह सभ्यता ताम्रयुगीन आहट संस्कृति से संबंधित है। तो ध्यान रखना आप, आहट संस्कृति संबंधित है ओझियाना सभ्यता। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि आहट संस्कृति के अन्य सभी स्थल नदी घाटियों किनारे पनपे थे, लेकिन ओझियाना सभ्यता कहां पनपी है? पहाड़ पर। तो आहट संस्कृति के अन्य सभी स्थल
आहड़ संस्कृति के अन्य सभी स्थल, आहड़ संस्कृति के अन्य सभी स्थल नदी घाटियों में विकसित हुए, नदी घाटियों में विकसित हुए। अन्य सभी स्थल कहां विकसित हुए थे? नदी घाटियों में विकसित हुए। लेकिन ओजियाना सभ्यता पहाड़ पर विकसित हुई। इंपॉर्टेंट है, ओजियाना सभ्यता पहाड़ पर विकसित हुई। आपको याद रखना होगा कि जो ओजियाना सभ्यता है ये संबंधित है ताम्रगिन आहड़ संस्कृति से ही, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आहड़ संस्कृति के जो अन्य स्थल थे ना दोस्तों, वो स्थल तो पनपे थे कहां? नदी घाटों के किनारे। लेकिन ओजियाना एक ऐसा स्थल है, एक ऐसी सभ्यता है जो कहां विकसित हुई है? पहाड़ पर विकसित हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके उत्खनन की। हम बात करते हैं ओजियाना सभ्यता के उत्खनन की। तो ओजियाना सभ्यता का जो उत्खनन दोस्तों हुआ है, इसका उत्खनन हुआ है 2000 ईस्वी में। उत्खनन हुआ है दोस्तों 2000 ईस्वी में। और इसके जो उत्खनन करता है, अब देखिए आपको हर सभ्यता में जो उत्खनन करता है इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस सभ्यता का कौन कौन उत्खनन करता है। दोस्तों इसको अंतर के आधार पर याद करना होगा आपको, नहीं ये आपस में मिल जाते हैं। तो 2000 ईस्वी में यहां उत्खनन किया गया था B.R. मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी द्वारा 2000 ईस्वी में उत्खनन किया गया है। किस सभ्यता का? ओजियाना सभ्यता का। तो ये हो गए इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है? B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी। कब किया है उत्खनन? 2000 ईस्वी में किया है। किसके निर्देशन में करेंगे? ये करेंगे राजस्थान पुरातत्व विभाग, इसके नेतृत्व में उत्खनन हुआ है। तो राजस्थान पुरातत्व विभाग के निर्देशन में किस किसने किया है? B.R. मीणा ने और आलोक त्रिपाठी ने। कब किया है? 2000 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इस सभ्यता के कालक्रम की। तो इसके यदि हम कालक्रम की बात करें तो इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है 2500 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य, इसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो ओजियाना सभ्यता दोस्तों कहां प्राप्त हुई है? बदनौर भीलवाड़ा में। यह सभ्यता ताम्रगिन आहड़ संस्कृति से ही संबंधित है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि यह कहां पनपी है? ये पहाड़ पर विकसित हुई है। उसके बाद इसका उत्खनन B.R. मीणा ने और आलोक त्रिपाठी ने कब किया है? 2000 में किया है। उसके बाद हमने बात इसके कालक्रम की। तो इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से और 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं ओजियाना सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं की और ओजियाना सभ्यता के उत्खनन में हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनकी हम दोस्तों बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ की विशेषताएं। तो विशेषताओं में दोस्तों सबसे पहले जो ओजियाना सभ्यता है, यहां से हमें एक गाय की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। वो आपसे पूछेगा कि गाय की लघु मृण मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ओजियाना सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो पहली विशेषता यहां से गाय की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पहली विशेषता क्या है दोस्तों? यहां से क्या प्राप्त हुई है? यहां से गाय की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं ओजियाना सभ्यता की। देखिए दोस्तों, जो ओजियाना सभ्यता है, इस ओजियाना सभ्यता का भी जो उत्खनन किया गया है वो कितने स्तरों पर किया गया है? 3 स्तरों पर किया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था बागौर सभ्यता, और बागौर सभ्यता का उत्खनन भी कितने स्तरों पर किया गया था? 3 स्तरों पर किया गया था। इसी प्रकार इस सभ्यता का उत्खनन भी कितने स्तरों पर किया गया है? 3 स्तरों पर किया गया है। तो
यहां से प्राप्त मृद भांडों एवं भवनों के अवशेष के आधार पर एवं भवनों के ढांचे के अवशेष के आधार पर इस सभ्यता का 3 स्तरों में कितने स्तरों में? 3। इस सभ्यता का 3 स्तरों में उत्खनन किया गया। कितने स्तरों में उत्खनन किया गया दोस्तों? यहाँ जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं, यहाँ जो भवन के ढांचे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है वो 3 स्तरों पर किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रथम स्तर की कि हमें प्रथम स्तर से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यदि हम प्रथम स्तर की बात करें दोस्तों, तो प्रथम स्तर में यहाँ के जो लोग थे वो कृषक थे। ये पहाड़ों पर रहना पसंद करते थे। ये लाल एवं काले रंग के मृद भांडों का उपयोग करते थे दोस्तों। और ये जो लोग थे, ये जब लाल एवं काले रंग के मृद भांडों को उन्होंने प्रारंभ में उपयोग किया तो इतना इनको ये चमकाना नहीं जानते थे और धीरे धीरे इन पर अलंकरण बढ़ता गया था। हर सभ्यता में आपको मृद भांड आएंगे कि कब मृद भांडों का उपयोग हुआ है, कब उन पर चमकदार पॉलिश की गई है। तो प्रथम स्तर से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? प्रथम स्तर के लोग क्या थे? ये लोग कृषक थे। कैसे थे? कृषक थे तथा पहाड़ों पर रहना पसंद करते थे। कृषक थे और पहाड़ों पर रहना पसंद करते थे। पहली बात, ये लोग कैसे थे? कृषक। कहाँ रहना पसंद करते थे? पहाड़ों पर। उसके बाद इनके जो मकान थे, मकानों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग। मकान निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इनके जो मृद भांड थे वो मृद भांड कैसे थे? लाल एवं काले रंग के। जहां जहां भी ताम्रयुगीन संस्कृति मिलेगी ना दोस्तों, एक बात आप गांठ बांध लो, वहां से क्या मिलेंगे? लाल एवं काले रंग के मृद भांड। वहां से क्या प्राप्त होंगे? लाल एवं काले रंग के मृद भांड प्राप्त होंगे। तो प्रथम स्तर की हमने बात की। ये लोग क्या थे? कृषक थे। कहाँ रहना पसंद करते थे? पहाड़ों पर। मकान के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ था? कच्ची ईंटों का। इनके मृद भांड कैसे थे? लाल एवं काले रंग के। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें द्वितीय स्तर के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ। तो हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? द्वितीय स्तर की। अब देखिए, द्वितीय स्तर में ये लोग अपना विकास ही करेंगे। तो यहां से जो चीज मिली है ये हमें बढ़कर मिलेंगी। तो कैसे मिलेंगी? द्वितीय स्तर में क्या होगा? भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग शुरू कर देंगे। ये भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग शुरू। यहां भवन निर्माण में किसका उपयोग शुरू हो जाएगा दोस्तों? पत्थरों का उपयोग शुरू हो जाएगा। और जो मृद भांड थे वो मृद भांडों पर अलंकरण क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। मृद भांडों पर अलंकरण भी शुरू हो जाएगा। तो द्वितीय स्तर में क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ के लोग भवन निर्माण में किसका प्रयोग करने लग गए थे? ईंटों के साथ साथ पत्थरों का। और मृद भांडों पर अलंकरण करना इन्होंने शुरू कर दिया था। फिर हम बात करते हैं दोस्तों तृतीय स्तर की। तृतीय स्तर से क्या प्राप्त होगा? तो तृतीय स्तर में और अधिक विकास होगा। तो यहाँ जो मृद भांड होंगे वो अन्य 2 स्तरों से अलग थे। यहाँ के मृद भांड, यहाँ जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो इन 2 स्तरों से अलग हैं। यहाँ के मृद भांड अन्य 2 स्तरों से अलग थे। यहाँ के मृद भांड अन्य 2 स्तरों से अलग थे। जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं वो इन 2 स्तरों से क्या थे दोस्तों? अलग थे। अब देखिए, यहां से हमें एक दोस्तों बैल या वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है और उसको कहा गया है ओझियाना बुल। सुपर इंपॉर्टेंट है, ओझियाना बुल। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने आपको बताया था, आपको कमेंट करके बताना होगा कि बनासियन बुल के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। बनासियन बुल के
अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं वो आपको कमेंट में बताना होगा। और ओजियाना बुल के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, ये तृतीय स्तर से प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता का तृतीय स्तर है, ये ओजियाना सभ्यता का तृतीय स्तर है। तो यहां जो बैल की आकृति बनाई गई दोस्तों, ये इसकी क्या थी, ये इसकी मरण मूर्ति थी जो टेराकोटा पत्ती से बनाई गई थी। तो ओजियाना बुल की जो आकृति प्राप्त हुई है ये ओजियाना सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ओजियाना सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था दोस्तों, ये 3 स्तरों पर किया गया है। जो प्रथम स्तर है, यहाँ के लोग कृषक थे, पहाड़ों पर रहना पसंद करते थे, मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, इनके मृद भांड लाल एवं काले रंग के हुआ करते थे। उसके बाद द्वितीय स्तर की बात की तो द्वितीय स्तर में भवन निर्माण में किसका प्रयोग होने लग गया दोस्तों, पत्थरों का, और मृद भांडों पर इन्होंने अलंकरण शुरू कर दिया। उसके बाद तृतीय स्तर की बात की तो तृतीय स्तर में जो मृद भांड प्राप्त हुए थे ये इन 2 मृद भांडों से अलग थे। यहाँ मरण मूर्ति टेराकोटा पत्ती से निर्मित एक बैल प्राप्त हुआ है, वृषभ की आकृति प्राप्त हुई है, जो ओजियाना सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसे क्या कहा गया है दोस्तों, इसे कहा गया है ओजियाना बुल। तो दोस्तों ये थी एक महत्वपूर्ण सभ्यता ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता के जो बुलेट पॉइंट है वो बुलेट पॉइंट यही है कि यह ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति संबंधित स्थल था, लेकिन आहड़ संस्कृति के अन्य स्थल नदी घाटों पर विकसित हुए थे, लेकिन यह स्थल कहां विकसित हुआ है, पहाड़ पर विकसित हुआ है। उसके बाद 2000 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था BR मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा। इसका उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया है, इसका उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया है। उसके बाद एक अन्य सभ्यता है दोस्तों, वो भी भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है, और वो सभ्यता है लाछूरा सभ्यता। छोटी सभ्यता है, कई बार यहीं से सवाल बना देगा वो कि लाछूरा सभ्यता कहां से प्राप्त हुई थी। तो लाछूरा सभ्यता भी कहां से प्राप्त हुई दोस्तों, लाछूरा सभ्यता भी प्राप्त हुई हमको भीलवाड़ा से। लाछूरा सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं कि लाछूरा सभ्यता के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई थी। तो अगली सभ्यता है लाछूरा सभ्यता। लाछूरा, तो ये जो छोटे छोटे सभ्यताएं हैं, और यहीं से अब सवाल आएंगे। जो किताब में एक लाइन में लिखा हुआ है या किताब में जिसको स्थान नहीं दिया गया है वही एग्जाम का सवाल होगा, ये निश्चित है। तो हम बात करते हैं लाछूरा। लाछूरा सभ्यता भी दोस्तों कहां से प्राप्त हुई है, लाछूरा सभ्यता भी प्राप्त हुई है कहां से, भीलवाड़ा से। और भीलवाड़ा में दोस्तों एक नाला है हनुमान नाला। हनुमान नाले के पास से हमें एक सभ्यता प्राप्त हुई है जिसको नाम दिया गया था लाछूरा सभ्यता। और लाछूरा सभ्यता का जो दोस्तों उत्खनन किया गया था ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में 1998 ईस्वी में BR मीणा ने किया था। तो लाछूरा सभ्यता कहां से मिली है, लाछूरा सभ्यता दोस्तों हमें मिली है हनुमान नाला, हनुमान नाले के पास, हनुमान नाले के पास भीलवाड़ा में, हनुमान नाले के पास भीलवाड़ा में दोस्तों हमें मिली है कौन सभ्यता, लाछूरा सभ्यता। उसके बाद तो भीलवाड़ा कॉमन हो गया तीनों सभ्यताओं में, बागौर सभ्यता, ओजियाना सभ्यता और लाछूरा सभ्यता। एक नाला है हनुमान नाला, और यहीं से हमें प्राप्त हुई है कौन सब दोस्तों, लाछूरा सभ्यता। लाछूरा सभ्यता के हम बात करते हैं उत्खनन की। तो जो इसका उत्खनन दोस्तों किया गया है वो किया गया था 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नेतृत्व। राजस्थान नहीं है, ये भारत है। राजस्थान पुरातात्विक विभाग नहीं है, कौन सा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में दोस्तों 1998 ईस्वी में किसने किया है, डॉक्टर BR मीणा ने। डॉक्टर BR मीणा ने इसका क्या किया है दोस्तों, उत्खनन किया है। अब देखिए हमें उत्खनन से यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो हमें उत्खनन में यहां से दोस्तों 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर और द्वितीय शताब्दी तक की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें एक शुंगकालीन तीखे किनारे वाली आकृति भी प्राप्त हुई है। तो हम बात करते हैं कि उत्खनन में क्या प्राप्त हुआ है। तो पहली बात यहां से 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी तक की
द्वितीय शताब्दी तक की सभ्यता एवं संस्कृति। द्वितीय शताब्दी तक की सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष मिले हैं। सभ्यता एवं संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो यहां से हमें क्या मिला है, 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर और द्वितीय शताब्दी तक की सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, लाचुरा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है यहां से क्या मिला है, यहां से तीखे किनारे वाले, यहां से तीखे किनारे वाले शुंगकालीन, यहां से तीखे किनारे वाले शुंगकालीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, तीखे किनारे वाले शुंगकालीन बर्तनों के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, लाचुरा सभ्यता से। अगली विशेषता है यहां से लाल एवं काले रंग के मृदभांड, लाल एवं काले रंग के मृदभांड। अब मैंने आपको बताया था कि जिस सभ्यता से भी यदि हमें लाल एवं काले रंग के मृदभांड मिल रहे हैं तो ये दोस्तों कैसी सभ्यता है, ये सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता। और मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का परिचय, उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन स्थल, और फिर मैंने आपको बात की जब हम सभ्यता पढ़ेंगे तो भी हम आपको बताएंगे कि लोहयुगीन सभ्यता है या कांस्ययुगीन है या ताम्रयुगीन है। तो यहां से हमें क्या मिले हैं, लाल एवं काले रंग के मृदभांड मिले हैं। तो ये सभ्यता दोस्तों कैसी होगी, ये सभ्यता होगी ताम्रयुगीन सभ्यता। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण सभ्यता थी लाचुरा सभ्यता, जो हनुमान नाले के पास भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है। इसका उत्खनन 1998 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नेतृत्व में किसने किया है, डॉक्टर BR मीना ने किया है। यहां से हमें 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर और द्वितीय शताब्दी तक की सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। यहां से तीखे किनारे वाले शुंगकालीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहां से लाल एवं काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यह सभ्यता कैसी थी, यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। दोस्तों ये थी 3 महत्वपूर्ण सभ्यताएं, बागौर सभ्यता, ओझाना सभ्यता और लाचुरा सभ्यता, जो भीलवाड़ा जिले में प्राप्त हुई है। इसके बाद दोस्तों हम आपको अगले अध्याय में राजस्थान की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक सभ्यता का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।